और चलिए शुरुआत अहम खबर के साथ, जहां भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र में हुई बैठक में भारत ने कश्मीर का मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा कि ओसामा को पनाह देने वाले नसीहत ना दें। भारत आज भी संयुक्त राष्ट्र में एक सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये बैठक आतंकवाद से निपटने के विषय पर है। Allow me to say a few words in my national capacity. We are obviously focused today on the urgency of reforming multilateralism. We will naturally have our particular views, but there is an ongoing convergence, at least, that this cannot be delayed any further. The credibility of the UN depends on its effective response to the key challenges of our times, be it pandemics, climate change, conflicts, or terrorism. While we search for the best solutions, what our discourse must never accept is the normalization of such threats. The question of justifying what the world regards as unacceptable should not even arise. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. That said, I thank all council members. हर साल 15 दिसंबर को भारत के पहले गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि मनाई जाती है। आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। वैसे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कई वजहों से याद किया जाता है, लेकिन उसमें सबसे प्रमुख है आजाद भारत को एकजुट करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की है और सरदार पटेल के राष्ट्र को एकजुट करने के योगदान को याद किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था, जबकि उनका निधन 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। और सब डिवीजन मेंढर में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल छजला कयानी के बिल्डिंग की जर्जर स्थिति के कारण बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, जिस पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की नजर नहीं पड़ी है। स्कूल की इमारत जर्जर होने के कारण विद्यार्थियों को खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करनी पड़ती है। वाईडीएम मेंढर जहांगीर खान ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि स्कूल की बिल्डिंग असुरक्षित होने के कारण बच्चे बिल्डिंग के बाहर पढ़ते हैं, जबकि विभाग की ओर से डीपीआर तैयार कर भेजी जा चुकी है और इसकी स्वीकृति के बाद बिल्डिंग निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। छजला कहने की ये कंप्लेंट हमारे पास पहले भी आई थी, तो इनफैक्ट हमने रिपोर्ट भी इसमें मंगवाई है, फोटोग्राफ्स भी हमारे पास इसमें आए हैं। तो इसमें देखा गया है कि बिल्डिंग जो है वो अनसेफ है, टोटल टूटी हुई है, तो बच्चे उसमें अंदर बैठ नहीं सकते और बच्चे बाहर बैठते हैं। तो उसके इस मसले में जो है ऑलरेडी एक डीपीआर बना के जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया है। जो ही ऊपर से अप्रूवल आता है तो इसकी टेंडरिंग करके इसका अलॉटमेंट करके वो काम शुरू कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची में संशोधन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस अधिसूचना के मुताबिक मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया 20 दिसंबर से शुरू होकर 10 फरवरी तक चलेगी। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव सुशील कुमार ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि वो अगले साल पंचायत चुनाव कराने से पहले सभी तैयारियां पूरी कर लेना चाहते हैं। असेंबली इलेक्शन कब होंगे इसी पे ज़्यादा फोकस हो रहा है और सबकी चर्चाओं में यही है कि कब इलेक्शन होंगे, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन से पहले पंचायत इलेक्शन करवाने की बात हो रही है। और इस सिलसिले में कल शाम को स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक शेड्यूल रिलीज़ किया गया है, जिसके मुताबिक जो फाइनल पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स है पंचायत पोल्स के लिए उसको वो 10 फरवरी 2023 रखा गया है। इस पर मेरे साथ बात करने के लिए हैं इस वक्त स्टेट इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी मिस्टर सुशील कुमार। इनसे हम बात करूंगा और उनसे जानूंगा कि क्या क्या डेट रखी है आपने। तो इसमें हमने क्या किया है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने हमने एक इसका ड्राफ्ट शेड्यूल निकाल दिया है। इसमें हमने 21 दिसंबर जो है वहाँ तब से हमने जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं विद रेफरेंस टू 1 जनवरी 2023 जिनकी एज जो है वो 1 जनवरी 2023 को या तो 18 साल के उस दिन हो गए या उससे पहले हो गए हैं और उनका भी नाम पंचायत इलेक्टोरल रोल में आया नहीं है, तो वो सारे लोग जो है वो
21 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी तक अपने जो फॉर्म हैं, जो हमने इसमें एक फॉर्म रखा है जिसको बोलते हैं हम कीपर 2A फॉर्म, वो फिल कर सकते हैं और उनका जो पंचायत इलेक्शन बूथ ऑफिशियल है वो डिपॉजिट करेंगे। उसके बाद इसकी प्रोसेस शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो अपडेशन है वो ई अपडेशन है। वंस यू फिल अप द फॉर्म, जैसे आपका फॉर्म आ जाता है तो ये पंचायत इलेक्शन बूथ ऑफिशियल की जिम्मेवारी है कि वो उसको डिजिटाइज कराए। फिर चूंकि आपको पता है कि किसी वोटर को वोटर बनाना है कि नहीं बनाना है, जो उसके अंडर रूल जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट के अंदर जो रूल्स हैं उसमें अगर वो क्वालिफाई करता है तो उसका डिसीजन जो होता है वो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है। हमने सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं वो नॉमिनेट कर दिए हुए हैं। पंचायत लेवल बूथ इलेक्शन ऑफिसर्स नॉमिनेटेड हैं, उसके साथ असिस्टेंट इलेक्टोरल AERO भी नॉमिनेटेड हैं। तो इसमें ये हमारा शेड्यूल का अगर आप बोले तो मैं इस पर डिटेल बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सबके लिए कि हमारा शेड्यूल जो है पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट पंचायत रोल, जो एग्जिस्टिंग रोल है वो हम पब्लिश करेंगे 21 दिसंबर 22 को। उसके बाद सभी जो जितने भी वोटर जो एलिजिबल पर्सनस हैं हु कैन रजिस्टर देमसेल्व्स एज वोटर्स, जो 18 साल के हो गए हैं विद रेफरेंस टू जनवरी 1, 2023 एज द क्वालिफाइंग डेट, वो सारे के सारे 21 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद हमने 10 दिन रखे हैं उसको स्क्रूटनी करने के लिए और उसमें डिसीजन लेने के लिए, और फाइनल इलेक्टोरल रोल जो हमारी है वो 10 फरवरी 2023 को, जैसे आपने बताया, वो पब्लिश हो जाएगी। तो हमने सफिशिएंट 29 डेज दिए हैं लोगों को कि इसमें वो अपने क्लेम्स फाइल कर सकते हैं। कि उसमें क्लेम्स फाइल करने का मतलब ये होता है कि अगर आप वोटर हैं तो आप रजिस्टर हो सकते हैं। अगर आपने अपना नाम एक कॉन्स्टिट्यूंसी पंचायत से दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ट्रांसपोज करना है वो भी आप कर सकते हैं। कहीं आपकी नेम की करेक्शन करनी है वो भी हो सकती है इसमें। तो ये सारे एडिशन, डिलीशन, ट्रांसपोजिशन और करेक्शन, ये 4 फॉर्म होते हैं। चारों एक्टिविटी के लिए सेपरेट फॉर्म है, वो कोई भी आदमी फिल कर सकता है और ही कैन गेट हिज नेम इनरोल्ड, करेक्टेड, ट्रांसपोज्ड इन द इलेक्टोरल रोल। शुक्रिया। तो ये थे सुशील कुमार, सेक्रेटरी स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये दावा कर रहे हैं कि इनका डिपार्टमेंट पूरी तरह से तैयार है, इनका कमीशन पूरी तरह से तैयार है इन पंचायत इलेक्शंस के लिए। हालांकि इलेक्शंस अभी कब होंगे ये पता नहीं है, लेकिन इनकी तरफ से जो तैयारियां हैं उस सिलसिले में, जो रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स हैं उसके लिए जो शेड्यूल इन्होंने जारी किया है और जो फील्ड में काम करना है उसके लिए भी इन्होंने सारी तैयारियाँ की हैं। और इनका अब इनकी अपील भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एलिजिबल वोटर्स हैं वो अपना नाम इंक्लूड करवाए इन वोटर लिस्ट में, ताकि वो भी इस एक्सरसाइज में, जब भी पंचायत इलेक्शन होते हैं तो इस एक्सरसाइज में वो शामिल हो और डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मजबूत करने के लिए वो भी अपना एक रोल अदा करें। कैमरामैन साहिबा के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तवांग पर विपक्ष लगातार संसद में बहस की मांग कर रहा है। विपक्षी दल इस मामले में रक्षा मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं है। आज भी लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस कांग्रेस MP की तरफ से दिया गया है। मनीष तिवारी ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देते हुए चीन के साथ सीमा की स्थिति पर बहस की मांग की है। उधर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तवांग पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी सरकार की लाल आंख पर चीनी चश्मा लग गया है। क्या भारतीय संसद में चीन के विरुद्ध बोलने की अनुमति नहीं है? तो आपको बता दें, तवांग मसले पर संसद में लगातार हमला जारी है। विपक्ष जहां एक तरफ इस पूरे मसले पर ओपन डिस्कशन यानी खुली बहस की मांग कर रहा है, और दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो स्पष्टीकरण, जो बयान बीते दिनों लोकसभा और राज्यसभा में तवांग पर जो कुछ भी हुआ उसको लेकर जो पेश किया है, कहीं ना कहीं विपक्ष उससे असंतुष्ट है और लगातार स्थगन प्रस्ताव यहां पर जारी किए जा रहे हैं। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। आपको ये जानकारी दे दें कि अरुणाचल की सीमा से सटे तवांग पर LAC पर जिस तरीके से चीनी सैनिकों और भारतीय सेना के बीच हाथापाई देखने को मिली है, उसके बाद से ही लगातार ये मुद्दा गरमाया हुआ है। लोकसभा में जहां एक तरफ विपक्ष इस पर बहस की मांग कर रहा है, तो वहीं निशाना भी लगातार मोदी सरकार पर साधा जा रहा है। तवांग झड़प पर संसद में गतिरोध लगातार बीते 3 दिनों से जारी है। विपक्ष एक तरफ बहस की मांग कर रहा है, दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं। मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। हमने देखा था जब अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे तवांग पर जो ये झड़प का मामला सामने आया था, इसके बाद
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने घर पर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की थी, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल के साथ सीडीएस मौजूद थे। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा में उन्होंने अपना बयान पेश किया है। और इसी पर ज्यादा जानकारियों के साथ सहयोगी रवि सिसोदिया दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, लगातार तवांग मसले पर विपक्ष बहस की मांग कर रहा है और मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट तक कर दिया है। इस पर सरकार का कोई रवैया, कोई रिएक्शन अभी तक सामने आया है? बिल्कुल, देखिए जो गतिरोध है वो बरकरार है। कल विपक्षी दलों की बैठक भी बुलाई गई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राज्यसभा में नेता विपक्ष है, उनके दफ्तर में जो तमाम विपक्षी दल है उनके लीडर्स की बैठक हुई थी। हालांकि सरकार की तरफ से स्टेटमेंट दे दिया गया है। उसके बावजूद भी जो विपक्ष है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस मसले को लेकर प्रधानमंत्री को सदन में आकर अपना बयान देना चाहिए। और आज जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा में नेता विपक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी ट्वीट के जरिए निशाना साधा है सरकार के ऊपर। और दूसरी तरफ लोकसभा में जो मनीष तिवारी हैं, जो कि सांसद हैं पंजाब से, उन्होंने नोटिस दिया है और मांग की है कि इस मसले पर चर्चा कराई जाए। जो गतिरोध है वो खत्म होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से जब रक्षा मंत्री की तरफ से बयान दे दिया गया तो ये माना जा रहा है कि इस बयान के बाद उनकी तरफ से और कोई दूसरा बयान नहीं आएगा। विपक्ष की तरफ से लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है कि इस पूरे मसले को लेकर प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए, प्रधानमंत्री को अपना बयान देना चाहिए। तो गतिरोध बरकरार है, नोटिस जरूर दी जा रही है, विपक्ष की तरफ से नोटिस दी जा रही है कि इस मसले पर चर्चा कराई जाए। हालांकि इसकी बहुत संभावना कम दिख रही है कि इस मसले पर चर्चा के लिए सरकार की तरफ से तैयार होगी। जी, साथ ही रवि, बार बार ये कहा जा रहा है कि उच्च स्तरीय बैठक इसको लेकर की जा रही है। इससे पहले भी हमने देखा कि जब ये झड़प सामने आई थी तो रक्षा मंत्री ने अपने घर पर सीडीएस और अजीत डोभाल के साथ बैठक की थी, और उसके बाद भी एक खबर आई थी कि एक उच्च स्तरीय बैठक और होने वाली है। और किस तरीके से चीन को इस मसले पर जवाब दिया जाए, इसको लेकर रणनीति आगे इस पर तैयार की जानी है। इसको लेकर कोई अपडेट्स, कोई जानकारियां? बिल्कुल, देखिए सत्र चल रहा है और ऐसे में संसद भवन के अंदर ही जो टॉप मिनिस्टर्स हैं उनकी बैठक होती है और इस पूरे मामले को लेकर निगरानी भी की जा रही है। अभी जो हालात है, चूंकि विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि मामला 9 दिसंबर का था, 9 तारीख का था, तो ऐसे में आपने इतनी देर क्यों कर दी इस पर बयान देने के लिए। और लामबंद जरूर होता दिख रहा है, क्योंकि पहला ऐसा मौका विपक्ष के हाथ में लगा जिस मसले को लेकर वो घेरती हुई दिख रही है। नहीं तो आपको याद होगा कि जब से सत्र चल रहा तब से किसी भी तरह से कोई भी हंगामा देखने को नहीं मिल रहा था और ना ही विपक्ष के पास कोई ऐसा इशू था, कोई मुद्दा था जिसको लेकर सरकार को घेरे। हालांकि उनकी तरफ से कहा जाता है कि महंगाई है, बेरोजगारी, तमाम मसले हैं जिसपे चर्चा कराई सके, लेकिन उसमें विपक्ष लामबंद या एकजुट नहीं दिख रहा था। लेकिन जो मसला तवांग का है उस मसले को लेकर एकजुटता जरूर दिख रही थी। कल बैठक भी बुलाई गई थी। आगे की रणनीति भी विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरे। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार बैठकों का दौर जारी है, इस पूरे मसले को लेकर लगातार निगरानी भी रख रही है, बैठक भी हो रही है। और जहां तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष लगातार दबाव बना सरकार के ऊपर कि इस मसले को लेकर प्रधानमंत्री को सदन में आना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। जी, साथ ही रवि, पेंटागन ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मसले पर अपना बयान जारी किया है और कहा है कि अमेरिका भी इस पूरे मसले पर नजर बनाए हुए है। इस बीच एक बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि G20 समिट की अध्यक्षता भारत इस बार कर रहा है और जाहिर सी बात है अगले साल सितंबर के महीने में जब G20 समिट भारत इसकी मेजबानी करेगा तो जाहिर सी बात है शी जिनपिंग भी यहाँ आएंगे। तो उससे पहले कहीं ना कहीं हालातों में सुधार और जो रिश्ते हैं उनमें सुधार की बात भी कही जा रही है और ये माना जा रहा है कि जब वो भारत आएंगे तो इस मसले पर खुलकर उनके साथ चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से कोशिश जरूर ये है कि जो कड़वाहट है वो खत्म होती दिखे, क्योंकि सत्र चल रहा है और सत्र का जो मैसेज होता है पूरे दुनिया में होता है। और सत्र के दौरान अगर विपक्ष इस तरह से लामबंद हो, लगातार हमलावर हो, तो ऐसे में छवि पे सवाल खड़े होते हैं। और इसीलिए रक्षा मंत्री स्वयं सामने आते हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिए जाते हैं। दोनों सदन उन्होंने अपनी तरफ से स्टेटमेंट भी दिया था और उन्होंने ये भी कहा था कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से स्टेटमेंट जारी किए गए थे। विपक्ष की अगर बात करें तो इस पूरे मसले पर उनके हाथ में एक ऐसा मसला लगा जिसको लेकर वो लगातार घेरती भी रही है। पहले जब लद्दाख का मसला हुआ था और अब जो तवांग का मसला हुआ, तो दोनों मसलों को लेकर अगर आप देखें तो एक उनके तरफ से एक एकजुटता की बात की जा रही है, क्योंकि पहले कोई ऐसा मसला नहीं होता जिस मसले को लेकर पूरा विपक्ष एक साथ आ सके, एकजुट हो सके। और इसलिए कल जो बड़ी बैठक बुलाई गई थी मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा, उसमें कोशिश की जा रही थी कि इस पूरे मसले को लेकर सरकार को घेरा जा सके और सरकार पर दबाव बनाया सके, उनकी तरफ से प्रधानमंत्री इस पूरे मसले पर जवाब दे। उनकी एक ही मांग है कि इस पूरे मसले को लेकर प्रधानमंत्री को अपनी सफाई देनी चाहिए, उनको अपना पक्ष रखना चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से जब पक्ष रख दिया गया है रक्षा मंत्री की तरफ से, तो उसके बाद इसकी गुंजाइश कम दिख रही है कि इस मसले को लेकर, इस मसले को और आगे बढ़ाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी। जी बिल्कुल,
रवि, कहीं ना कहीं विपक्ष इसी को लेकर हमलावर है कि सिर्फ बयान दिए जा रहे हैं और इस मसले पर संसद में बहस नहीं हो रही है। इसी को लेकर लगातार विपक्ष जो है निशाना साध रहा है। आप लगातार नजर बना के रखिए रवि, जुड़ेंगे आपसे इस विषय पर जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे की और उसे और मजबूत करने के लिए सड़क संपर्क में सुधार किया जा रहा है। जम्मू में रिंग रोड का काम तेजी से चल रहा है। वहीं अगले साल मार्च तक रिंग रोड का निर्माण पूरा होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि इस रिंग रोड से जम्मू शहर में ट्रैफिक कम हो जाएगी और यूटी में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू में 58 किलोमीटर तवील 4 लेन वाली रिंग रोड आइंदा साल मार्च में मुकम्मल होगी। रिंग रोड जिला सांबा के जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के राया मोड़ से शुरू होती है और जम्मू उधमपुर कौमी शाहराह जगती से जुड़ती है। पहले मरहले में अखनूर रोड से कोट भलवाल को पहले ही ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। अहदेदारों ने बताया कि 10 किलोमीटर के इस हिस्से पर काम मुकम्मल हो चुका है। जम्मू रिंग रोड का काम चल रहा है जो कंप्लीशन पे आने वाला है और मार्च तक उसके पहले 50 किलोमीटर जो आपका जग से लेके ये आपकी कोट भलवाल रोड तक हम ये पूरा तैयार हो जाएगा। तभी पे 2 पुल बनने थे, वो हमारे तैयार है, थोड़ा सा काम रहता है। तो ये हमारा थ्रू एंड थ्रू 46 किलोमीटर का एक बाईपास वो मिल जाएगा। ये एक बावकार प्रोजेक्ट न सिर्फ जम्मू के ट्रैफिक के मसाइल को कम करेगा बल्कि इससे सयाहत के शोबे को भी फरोग मिलेगा। इस पूरे रोड नेटवर्क की तकमील के बाद भारी ट्रक्स और दीगर गाड़ियां जम्मू शहर में दाखिल हुए बगैर ही अखनूर पुंछ हाईवे और जम्मू श्रीनगर हाईवे के लिए रवाना हो सकेंगी। रिंग रोड अगर आप कहें तो जम्मू का एक तरह से डीकंजेशन का काम करेगा। जो ट्रैफिक आपका जम्मू से श्रीनगर जा रहा है, जो अभी कुंजवानी से होते हुए आता है, वो हमारा विजयपुर के पास से रिंग रोड पे चढ़ के सीधा जगती पे चला जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो बड़ा ट्रक जम्मू के अंदर आता है जिसके कारण जाम की हालत बनती है, उससे हमें थोड़ी सी वो मिल जाएगी, निजात मिल जाएगी। और बाकी जो ट्रैफिक आपका पुंछ रजौरी का ट्रैफिक है जो पीछे से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है और उसको पुंछ रजौरी जाता है, उसको जम्मू शहर में आने की ज़रूरत नहीं। वो विजयपुर से ही बाहर से ही सीधा रिंग रोड से अखनूर रोड से निकलता हुआ पुंछ रजौरी चलाता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बताया कि प्रोजेक्ट के कामों में अच्छी पेशरफ्त हुई है। जुमला 8 बड़े पुलों में से 3 पर काम मुकम्मल हो चुका है। इसके अलावा 7 फ्लाईओवर इंटरचेंज में से 4 पर काम पूरा हो चुका है। बताया गया कि जुमला 31 छोटे पुलों में से 27 काम मुकम्मल हो चुका है। जम्मू के लोगों ने कहा कि ये रिंग रोड उनके लिए काफी मुफीद और मददगार साबित होगी। अरे बहुत फायदा सारे 10 मिनट में ले तू इतना हमारे और ये अपने मीरा साहब जो बड़ा है इधर भी बहुत मतलब करना अपने ट्रैफिक पर फर्क पड़ गया है। बहुत मतलब फर्क पड़ा, बड़ी ट्रैफिक पहला है हूँ तो ट्रैफिक का बड़ा बचाव है। हमारा ट्रैफिक बड़ी घट हुई है। फ़ायदा ही फ़ायदा है। क्या फ़ायदा होने वाला है? फ़ायदा यही है कि जो लोग बड़ी दूर से निकलते हैं अपना टाइम का कवर हो जाएगा। ठीक है नहीं, ये तेज़ी से काम चल रहा है, इससे खुशी होती है कि जम्मू में तेज़ी से काम चल रहा है। सर खुशी तो है ही, जल्दी जल्दी खत्म हो तो ठीक है, अच्छी बात है। एलजी इंतजामिया ने मेजर माइनर पुलों इंटरचेंज पर काम की रफ्तार तेज करने की मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी है ताकि रिंग रोड मुकर्ररा मुद्दत में ही मुकम्मल हो जाए और ड्रेनेज का मुनासिब निजाम, शजरकारी और दीगर कामों को बैक वक्त मुकम्मल किया जा सके। जम्मू में बनने वाली इस रिंग रोड का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, जिससे अब ये उम्मीद है कि अगले साल तक ही इसका काम मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद जम्मू शहर में होने वाली ट्रैफिक की कंजेशन से तो निजात मिलेगी ही, उसके साथ साथ यहाँ लोगों को आवाजाही में भी सुविधा मिलेगी, क्योंकि जो उनको घंटों लगते हैं जहाँ जाने में, वहाँ कुछ मिनटों में ही वो पहुँच पाएंगे। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। आगे बढ़ेंगे। एलजी प्रबंधन जल्द ही जेके पोर्टल लॉन्च करेगा। एक क्लिक से विभिन्न प्रकार के व्यवसाय से जुड़े लोग महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंच सकेंगे, जिससे कारोबार से जुड़े लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पेश है परवेज भट्ट की ये खास रिपोर्ट। पीएम मोदी भी डिजिटल इंडिया बनाने का ख्वाब पूरा करना चाहते हैं।
इसीलिए एलजी इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर में अपनी नवीयत का पहला जेके वेब पोर्टल शुरू करने का मंसूबा बनाया है और बताया गया है कि नया वेब पोर्टल ताजर बिरादरी के लिए काफी मुफीद साबित होगा। आम शहरियों और कारोबारी इदारों की तमाम डिजिटल सर्विसेज तक रसाई के लिए जेके पोर्टल वन स्टॉप शॉप के तौर पर काम करेगा। आम शहरियों को ऐसी फ्रेंडली ऐप मिल जाएगी जिससे लोग किसी भी महकमे से मुतल्लिक अपनी शिकायत को आसानी के साथ रजिस्टर करा सकेंगे और वक्तन फवक्तन अपनी दरख्वास्त और फाइल का स्टेटस भी देख सकेंगे। बताया गया है कि ओपन सर्विसेज कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल को तैयार किया जा रहा है। पोर्टल पर हर यूजर को सिंगल साइन ऑन फैसिलिटी दी जाएगी और ये हर एक सिटीज़न के लिए रहेगा और बिजनेसेस के लिए। इसमें हमारी जो ग्रीवेंसेस वगैरह जो आज तक हम कंप्लेंट्स वगैरह किसी डिपार्टमेंट के रिलेटेड या कुछ भी हम ऑफलाइन में डाल के अपने डॉक्यूमेंटेशंस वहाँ पे लेके जा रहे थे, तो अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये उसी पोर्टल में रहेगा और इसके साथ साथ जो हमें एक ट्रैकिंग सिस्टम मिल जाएगा कि हमारी जो कंप्लेंट है वो कहाँ तक उसका जो प्रोग्रेस है वो कहाँ पहुँचा हुआ। और साथ साथ में बिजनेसेस के लिए भी इसमें फैसिलिटीज़ दी जाएगी कि जैसे जो हम सर्टिफिकेशंस वगैरह ऑफलाइन पे अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर के जा रहे थे या हमें उसमें लॉन्ग प्रोसेस रहता था या कभी कभार कुछ इश्यूज़ आ जाते थे, तो अब ये सारी चीज़ें हम अपने इस जेके पोर्टल से कर सकते हैं। तो एक बेनिफिट रहेगा हर एक सिटीज़न के लिए और एक बिजनेसेस के लिए स्पेशली, क्योंकि आज तक हमारे यहाँ पे ऐसा कोई पोर्टल नहीं था कि हुकूमत की तरफ से नोटिफाई किए गए डिजिटल सर्विसेज स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करते हुए मौजूदा और नई सर्विसेज एक्सेस की जा सकेंगी। पोर्टल पर दरख्वास्त देते वक्त दस्तावेजी सबूत के अटैचमेंट्स का लुज़ूम भी खत्म कर दिया जाएगा। सिटीजन फ्रेंडली डिजिटल सर्विसेज क्वालिटी ऐप लॉन्च की जाएगी ताकि शहरी किसी भी महकमे से मुतल्लिक अपनी शिकायत को आसानी के साथ दर्ज करा सकें और अपनी दरख्वास्त की सूरत हाल को भी जान सके। ज़ायदस 32 डिपार्टमेंटों से कई डिपार्टमेंट्स जो है इस दायरे में लाए जा रहे हैं जो पब्लिक डीलिंग में सर्विसेज में जुड़े हुए हैं। लेकिन इसको ग्रॉस रूट लेवल पर वसीतर बनाना और इसको रिज़ल्ट ओरिएंटेड बनाना गवर्नमेंट की अहम तवज्जो होनी चाहिए। डिजिटल इंडिया के इस कॉन्सेप्ट को वसीतर लेवल तक, ग्रॉस रूट लेवल तक, ग्राउंड ज़ीरो लेवल तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा ख्वाब जो है अब कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि शर्मिंदे ताबीर होगा। जेके पोर्टल जैसे बहुत सारी कोशिशों को इस हुकूमत को चाहिए कि लोगों की सुविधा के लिए, लोगों की इंटरेस्ट के लिए, सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए और नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो बड़ी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत बड़ा कदम है। हुकूमत की इन दावों के चलते मकामी लोगों और ताजरों ने अपने खदशात का इजहार किया है। पोर्टल को वर्किंग कंडीशन में रखने पर जोर दिया गया है ताकि उससे लोगों को मुनासिब अंदाज में मदद मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। और इसी बीच बात करेंगे एक बड़ी खबर की, जहां नॉर्थ ईस्ट में युद्धाभ्यास की खबर है। वायुसेना 48 घंटों का ये युद्धाभ्यास करेगी। तवांग में झड़प के बाद युद्धाभ्यास देखा गया है। आपको बता दें एलएसी पर टेंशन के बीच भारतीय वायुसेना 16 से 25 दिसंबर तक ये युद्धाभ्यास करेगी। हवाई अभ्यास किया जाएगा। जानकारियों के मुताबिक चीन की ओर से हवाई क्षेत्र के उल्लंघन को रोकने के लिए अरुणाचल प्रदेश में सक्रिय लड़ाकू गश्त लगाई जा रही है और इसी के मद्देनजर अब भारतीय सेना एक्शन मोड पर नजर आ रही है। और नॉर्थ ईस्ट से आपको यह अहम खबर दे रहे हैं, जहां वायुसेना का 48 घंटों का युद्धाभ्यास आज से शुरू हो रहा है। और बड़ी खबर नॉर्थ ईस्ट से, जहां एलएसी पर टेंशन बढ़ने के बीच ये बड़ी खबर है और भारतीय वायुसेना आज से अपना युद्धाभ्यास अगले 48 घंटे तक यहां पर करने वाली है। और इसी के साथ डुगर खबरा में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।